दुर्भाग्यवश ऐसी बीमारी का इलाज नहीं हो पाया है, लेकिन कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसी बीमारी का समय रहते बखूबी इलाज कर दिया जाएगा। के सामने इमोशनली इस तरीके से चीजों को परोसा जाए कि दिमाग ही चौक कर जाए और लगने लगे कि हाँ ये तो सही ही बोल रहा है। इसी ह्यूमन साइकोलॉजी का फायदा उठाकर ऐसे लोग मार्केट में लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल और ये एक प्रोपेगेंडा है, अब अपने आप में क्वेश्चनेबल है। एंटी इंडिया बात के लिए सारे रेफरेंस उसके एक ना एक समय पे लाइट में आए। ब्रूवराइटिस ये एक तरीके का सिंड्रोम है जो कि जर्मन कॉकरोच के प्रभाव के कारण होता है। इस बीमारी के फैल जाने के बाद आदमी इस तरीके से इमोशनल ट्रैप में आ जाता है कि उसको लॉजिकल या फिर रैशनल बातें समझ में ही नहीं आती। इस बीमारी के फैलने का रेट एक्सट्रीमली हाई है, आप देख सकते हैं 3 मिलियन पर 5 आवर्स, इस इतनी तेजी से ये फैलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये बीमारी फैलता कैसे होगा। तो बेसिकली इसके एजेंट जो कि मार्केट में वीडियो रिलीज करते हैं, लोग उन वीडियो को देखते हैं और इस बीमारी से संक्रमित हो जाते हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा हूं या फिर किस तरफ इशारा कर रहा हूं। दुर्भाग्यवश ऐसी बीमारी का इलाज नहीं हो पाया है, लेकिन कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसी बीमारी का समय रहते बखूबी इलाज कर दिया जाएगा। अच्छा, इनका मॉडुलस ऑपरेंडी काम करने के तरीके का मैं जनरल अप्रोच आपको पहले समझाता हूं। एक नॉर्मल एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं। एक छोटा बच्चा है जो कि घर से दूर जाकर के पढ़ाई करने जाएगा। अब जब वो घर से दूर जाता है, माँ से दूर जाता है या फैमिली से दूर जाता है, तो डेफिनेटली वो थोड़ा बहुत इमोशनल होता ही है, रोता है, उसको घर की याद आती है। लेकिन बिगर एम ये है कि वो जब बाहर जाएगा, पढ़ेगा लिखेगा तो कुछ बड़ा कर पाएगा जीवन में। लेकिन इस तरीके के लोग सेम कंटेंट को देखिए कैसे आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। वो बताएंगे कि बच्चे को तो इमोशनली चैलेंज कर दिया गया, वो इमोशनल डिस्टर्बेंस में आ गया, उसको ऐसी परेशानी हो गई, वैसी परेशानी हो गई। मतलब मेन जो उसका एम है उससे फोकस हटा करके पब्लिक के सामने इमोशनली इस तरीके से चीजों को परोसा जाए कि दिमाग ही चौक कर जाए और लगने लगे कि हाँ ये तो सही ही बोल रहा है। इसी ह्यूमन साइकोलॉजी का फायदा उठाकर ऐसे लोग मार्केट में लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं और बरगलाने का काम करते हैं। अब इसी मॉडुलस ऑपरेंडी का सहारा लेते हुए उसने रिसेंट में गड़बड़ी फैलाई। अब आपको मैं समझाता हूं कि उसने क्या किया है। एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें उसने बात किया है अंडमान निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में। अंडमान निकोबार प्रोजेक्ट एक गवर्नमेंट का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया के सबसे साउदर्न मोस्ट टिप पे बनना है, जो कि स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत हाईली इंपॉर्टेंट है। उस क्षेत्र में भारत के डोमिनेंस को, भारत के पावर को वो बढ़ाएगा। पर इसने क्या किया, अपना वीडियो में ये समझाया है कि वहां पे प्रोजेक्ट अगर बनेगा तो डेवलपमेंटल वर्क्स होंगे, डेवलपमेंटल वर्क होंगे तो वहां पे वो मेंशन कर रहा है कि यहाँ पे इन्वायरमेंटल कंसर्न आएंगे या फिर और भी अलग अलग तरीके के लॉजिक को सामने रख करके, जो कि अगर आप बहुत नॉर्मल तरीके से देखेंगे तो हमारे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट के सामने वो सब बातें बहुत छोटी है, लेकिन उसको ऐसे प्रेजेंट कर रहा है जिससे कि सामने वाले पब्लिक को इमोशनल ट्रैप में लेकर के बरगलाया जा सके। हम लोग इस वीडियो में एक एक करके उसने क्या क्या कंसर्न रेज किया है और वो कितना वैलिड है और उसको कैसे काउंटर किया जाना चाहिए, इसको हम लोग समझेंगे। तो जो सबसे पहला उसका कंसर्न ये है कि वो ये क्लेम कर रहा है कि वहां पे इन्वायरमेंटल कंसर्न आ जाएंगे अगर वहां पे डेवलपमेंटल कुछ एक्टिविटी गवर्नमेंट ऐसा सोच रही है। तो वहां पे एक कछुए की प्रजाति है जिसको बोलते हैं हम लोग लेदर बैक टर्टल, जो कि बहुत पुरानी प्रजाति है और रेयर स्पीसीज में से एक है। तो ये क्लेम ये कर रहा है कि अगर वहां पे डेवलपमेंटल प्लान हुआ तो 90% जो है इनका पॉपुलेशन है टर्टल का वो समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले फंडामेंटल सवाल तो ये है कि किस एजम्पशन के बेसिस पे, किस स्टडी के बेसिस पे, किस रेफरेंस को कोट करके आप इस बात को बोल रहे हैं कि उनका 90% पॉपुलेशन समाप्त हो जाएगा। मतलब आप एग्जेगरेटेड वे में भी तो बातों को रख सकते हैं जिससे कि पब्लिक को मूर्ख बनाया जा सके। और दूसरी बात यह है कि ये मतलब प्रैक्टिकल है कि अगर हमारा कुछ डेवलपमेंटल प्लान बनता है, कुछ डेवलपमेंट होता है तो वहां पे नेचर को कुछ ना कुछ लॉस पहुंचता है, इस बात से डिनाई नहीं किया जा रहा है। लेकिन ह्यूमन हिस्ट्री को अगर आप देखेंगे तो वो हमेशा ही नेचर को और हमारे ह्यूमन नेसेसिटी को एक बैलेंस बना करके चलने का काम किया है। अगर इस प्रकार की चीजें नहीं होती तो हम जो डेवलपमेंट्स देखते हैं जैसे कि एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन, रेलवे, बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, रेलवे का नेटवर्क, ये सब कुछ भी नहीं हो पाता क्योंकि हमारे पूर्वज बोलते कि नहीं इससे तो नेचर का डेवलपमेंट, नेचर को मतलब इम्बैलेंस हो जाएगा नेचर का, तो ऐसे डेवलपमेंट कर क्या फायदा है। लेकिन प्रैक्टिकल सॉल्यूशन यह है कि एक बीच का रास्ता चुना जाए, ट्रेड ऑफ, जिसमें कि हमारा डेवलपमेंटल एजेंडा भी आगे बढ़ता रहे और साथ साथ हम नेचर को बहुत ज्यादा हानि भी नहीं पहुंचा सके। ये प्रैक्टिकल बात होती है, लेकिन ये प्रैक्टिकल बात तो करेगा नहीं।
ये फिर गोल मटोल सिर्फ इतना बात करेगा कि चूंकि नेचर को बैलेंस, नेचर को हार्म पहुंच रहा है, तो आप इस डेवलपमेंटल एजेंडा को तुरंत रोक दीजिए। इस तरीके के लोग इस प्रकार की बातें पब्लिक के सामने रखते हैं। उसने एक और कंसर्न रेज किया है कि वो बोल रहा है कि वहां पे कुछ इंडिजिनस ट्राइब्स हैं जिनके ऊपर खतरा है। अब देखिए कि वो चीजों को कैसे प्रेजेंट कर रहा है। वो बात करते करते जेनोसाइड वर्ड यूज कर दिया है, मतलब लगभग वो समाप्त ही हो जाएगा, इस प्रकार का इसका क्लेम है। अब कौन से रेफरेंस से ये ऐसा क्लेम कर दिया है तो भगवान ही जानते हैं, या फिर उसका रेफरेंस का लेवल एक बार आप चेक करेंगे कि कहां कहां से रेफरेंस लेता है तो आपको खुद हंसी आएगी। हर एक रेफरेंस का उसका जो भी सोर्स है सब अपने आप में क्वेश्चनेबल है। एंटी इंडिया बात के लिए सारे रेफरेंस उसके एक न एक समय पे लाइट में आए। तो इस तरीके की स्थिति है। अब रही बात इंडिजिनस जो ट्राइब्स है, डेफिनेटली वहां पे अगर वो अलग थलग रहते हैं तो वहां पे कुछ आप नया कंस्ट्रक्शन वर्क चालू कर रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ हानि पहुंचेगी। उनको हो सकता है कि वो किसी डिजीज से प्रोन हो या फिर उनको कुछ परेशानी आ सकती है। ये सारी बातें जो है ना, ये मैनेजमेंट इशू है। इसका बहाना लेकर के आप किसी बहुत एम्बिशियस या बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंटल प्लान को हॉल्ट पे नहीं डाल सकते, ये बेवकूफी हो जाएगा। आप मैनेज करने की कोशिश कीजिए, आप अपने मेडिकल एडवांस मेडिकल सिस्टम की मदद लीजिए, आप उनको क्वारंटाइन कीजिए, आप स्पेसिफिक जोन्स बनाइए, रेस्ट्रिक्टेड कर दीजिए आप एंट्री, उनकी प्रॉपर स्टडी कीजिए, आप लीगल सपोर्ट दीजिए उनको कि कल चल के कोई उनको ज्यादा नुकसान न पहुंचा सके। ये रास्ता हुआ कि उनको भी नुकसान नहीं पहुंच रहा है और हमारा नेशनल इंपॉर्टेंस का जो डेवलपमेंटल प्लान है ये भी साथ साथ चल रहा है। ये प्रैक्टिकल बात है। अच्छा, एक और मैं बात इसमें रखना चाहूंगा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, कि ठीक है वो इंडिजिनस ट्राइब्स हैं लेकिन वो भी भारत के मतलब नागरिक हैं। तो हम लोग ये क्लेम कर दें कि उनके साथ इंटीग्रेशन करने से उनको हानि पहुंच जाएगी, तो क्या ऐसा करने से हम लोग उनको बहुत सारी सुख सुविधाओं से वंचित नहीं रख रहे हैं? बहुत सारी सुख सुविधाएं, जैसे हम उनको डिजास्टर के समय उनकी मदद कर सकते हैं, मॉडर्न इक्विपमेंट से मदद कर सकते हैं, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ लिविंग जो है हम लोग उसको इंप्रूव कर सकते हैं, ये ध्यान रखते हुए कि उनका जो मतलब स्वास्थ्य है, हेल्थ है या फिर उनकी जो परंपरा है वो खराब नहीं। ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होता है। लेकिन अब बात को बरगलाने के लिए ऐसे रखेंगे कि इंडिजिनस ट्राइब तो समाप्त ही हो जाएगा ऐसा डेवलपमेंटल प्लान अगर हुआ तो। इस तरीके की बात कोई भी सामान्य आदमी सोचेगा तो उसको लग जाएगा कि ये एक नैरेटिव है और ये एक प्रोपेगेंडा है। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि नेक्स्ट क्लेम ये है कि वहां पे फॉरेस्ट मतलब डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। उसको ऐसे ही इसने प्रेजेंट किया है कि मान के चलिए कि कोई बहुत बड़ी आपत्ति आ जाएगी, कैटेस्ट्रॉफ आ जाएगा, इस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है ये आदमी। इस बात को डिनाई नहीं किया सकता है कि कुछ ना कुछ फॉरेस्ट डेफिनेटली वहां पे कटेंगे और उससे नेचर को थोड़ी बहुत मतलब जो नुकसान है वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। अब गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि 7 लाख पेड़ कटेंगे। ये आदमी क्या पता कौन सा रेफरेंस यूज कर रहा है और उसके बेसिस पे कोट कर दिया कि 1 करोड़ पेड़ कटेंगे। आप समझ रहे हैं, लाख से करोड़ में स्विच किया जा रहा है। तो अगर आपके पास प्रॉपर बैकिंग नहीं है तो ये तो ऐसी ही बात हो गई कि आप डाटा को एग्जेगरेट करके रख रहे हैं ताकि फियर मॉन्गरिंग किया जा सके, लोगों के मन में भय पैदा किया जा सके, इमोशनल सेंटिमेंट को जगाया जा सके। अब ये लोग देखिए ऐसा प्रेजेंट करते करते इनका एक और मतलब खासियत है कि ये वर्ड्स देखिए कैसा सिलेक्टिव वर्ड्स यूज करते हैं। ये वर्ड यूज करेंगे अनटच्ड पैराडाइज, एंशिएंट फॉरेस्ट, मतलब ऐसी बातें पब्लिक के सामने रख दो जिससे कि पब्लिक को लगने लगे कि हाँ हाँ ये तो गजब बात कर रहा है, इमोशनल अपील जिसके बेसिस पे किया जा सके। अरे गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है ना वो कॉशियस कैलकुलेशन पे चलती है। उसको देखना पड़ता है उसको कि किस तरीके से हम बैलेंस बना सके, क्योंकि अगर इस तरीके से अगर किया जाए तो एक डेवलपमेंटल प्लान नहीं होगा। आप रेशनल तरीके से सोच करके देखिए, इमोशनल मत बनिए। कौन सा ऐसा कंस्ट्रक्शन वर्क जिसको आप क्लेम कर देंगे कि वहां पे फॉरेस्ट को या फिर पेड़ पौधों को नहीं काटा गया? डेफिनेटली उस पर चेक होना चाहिए, उसका कंपेंसेशन होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये बोलना शुरू कर दें कि पेड़ कट गया तब तो दुनिया ही समाप्त हो जाएगी। इस तरीके की चीजें नहीं चल रही। और दिक्कत यह है कि ये लोग इसी तरीके से बातों को प्रेजेंट करते हैं, रखते हैं, जिससे कि एक इमोशनल ट्रैप बनाया जा सके। अच्छा, ऐसे ढोंगी लोगों की एक विशेषता मैं आपको बताता हूं, इनकी आयरनी है कि इसको देखिए आप, क्या ये स्मार्टफोन यूज नहीं करता होगा? क्या ये इंटरनेट यूज नहीं करता होगा? क्या ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए नेटवर्क्स जो है उनका यूज नहीं करता होगा? क्या ये पोर्ट्स का यूज नहीं करता होगा? क्या ये इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स का यूज नहीं करता होगा? ऐसा आदमी जो क्लेम कर रहा है ये सारी चीजों का यूज करता होगा। आप बताइए कि सारी चीजें बनी कैसी होंगी? अगर हमारे एंसेस्टर्स ये डिसाइड कर लेते कि नहीं, इन सब के डेवलपमेंट से इकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगा, नेचर मतलब कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाएगा, तो वो आगे ही नहीं बढ़ते। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बैलेंस बनाया, एक प्रैक्टिकल रास्ता चुना जिसमें कि नेचर के लॉस को हम लोग मिनिमाइज कर सके, साथ ही साथ हम लोग डेवलपमेंट के रास्ते पे आगे बढ़ते रहें। ये प्रैक्टिकल अप्रोच होता है।
लेकिन ऐसे ढोंगी लोग क्या करते हैं, सिलेक्टिव अपना मतलब एक्टिविज्म इनको दिखाना है, इन्वायरमेंटल कंसर्न अचानक इनका जग जाता है और इस तरीके की ये बातें करने लगते हैं जिसको कोई भी लॉजिकल ब्रेन सोचेगा कि नहीं, ये एक प्रोपेगेंडा, ये एक किसी ना किसी माइंडसेट के थ्रू ये बातें बोल रहा है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करो, लोगों को रेशनैलिटी से और लॉजिकल बातों से दूर रखो। और एक बात समझिए कि इनका सिलेक्टिव इन्वायरमेंटलिज्म का जो मतलब अप्रोच है उसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है। अभी ये प्रोजेक्ट बन रहा है, अभी इंडिया से रिलेटेड ये प्रोजेक्ट है, पूरा नाराबाजी चालू हो गया, स्टॉप डेवलपमेंट, सेव नेचर, नो टू इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब किस कोई नया आदमी अगर सुनने वाला होगा तो उसको लगेगा कि अरे ये तो नेक्स्ट लेवल का इन्वायरमेंटलिस्ट है, इससे ज्यादा कंसर्न तो नेचर को लेकर के किसी आदमी के पास है ही नहीं। लेकिन देखिए कि जो हमारा इन्वायरमेंटल कंसर्न है ना, जो पोल्यूशन होता है या फिर जो इन्वायरमेंटल क्लाइमेटिक चैलेंज जो हम लोग फेस कर रहे हैं, वो बहुत एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इलीगल डिफॉरेस्टेशन से दिक्कत होती है, अर्बन स्प्रॉल की समस्या है, मैरीन पॉल्यूशन की दिक्कतें हैं, ग्लोबल इंडस्ट्रियल इमिशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन आप कभी सुने हैं कि ये इक्वली इन सब विषयों पे भी बात करे कि इनसे भी नेचर को खतरा है? नहीं बात करेगा। ये सिर्फ इंडिया से रिलेटेड टॉपिक, इंडिया में रिलेटेड अगर कोई क्रूशियल डेवलपमेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड अगर कोई बात आई उस पर अपना कंसर्न रेज करेगा। और आप समझ सकते हैं कि इस तरीके के सिलेक्टिव माइंडसेट के लोगों का इंटेंट क्या है। इनका इंटेंट ये है कि ये भारत के अगेंस्ट काम करें। अब जब भारत के अगेंस्ट काम करते हैं तो इनको कोई बोल देता है कि ये विदेशी दलाल है, उनके पैसे से ये मतलब प्रोपेगेंडा को फैला रहे हैं, तो इनको लगने लगता है कि क्यों ऐसा बोला जा रहा है। अरे आप ऐसा कर रहे हैं इसलिए आपको ऐसा बोला जा रहा है। आपका इंटेंट सामान्य आदमी समझ सकता है कि आप सिलेक्टिव हैं अपने अप्रोच में। ये सब तो इन्वायरमेंटल कंसर्न के ऊपर बात हो गई। इसने देखिए अपने वीडियो में कुछ और चीजों को रखा है, जैसे कि ये बात कर रहा है कि जो मलाका चौक पॉइंट मतलब जहां हम लोग अपना डेवलपमेंट करेंगे उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये बताते बताते ये क्लेम करता है कि यहाँ पे जो जगह है ना, यहाँ पे ब्लॉकेज करके आप कर ही नहीं सकते हैं, चाइना को इससे कुछ फायदा, मतलब चाइना इसका कुछ अल्टरनेट बना लेगा, यहाँ पे ब्लॉकेट करने का कोई मतलब नहीं। मैं इससे सामान्य क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ब्लॉकेट का तुम मतलब समझ कर रहे हो? ये 21st सेंचुरी है, ये सर्वेलेंस का, मिसाइल का एरा है। तुमको क्या लग रहा है कि फिजिकली जाइए, टोल प्लाजा यहाँ पर खोल दीजिए और यहाँ पे जाने वाले जहाजों को रोकिए, इसका मतलब है क्या ब्लॉकेज से? अगर इस तरीके का तुम्हारा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है तो ये अपने आप में एक हास्यास्पद विषय है। ब्लॉक करने का मतलब, चेक पॉइंट रखने का मतलब ये है कि आप अपने स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग को मजबूत कर रहे हैं, आप वहां पे चेक पॉइंट रख रहे हैं, सर्वेलेंस रख रहे हैं कि वहां पे क्या क्या गतिविधि हो रही है, वहां पे सबमरीन का मूवमेंट है क्या, फॉरेन एलिमेंट का मूवमेंट है क्या, वहां पे कोई आपके अगेंस्ट इंटेलिजेंस जमा कर रहा है क्या, ट्रेड रूट में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब कुल मिलाकर के आप पूरे सिचुएशन को देखते रहेंगे, समझते रहेंगे, अगर कोई खतरा आता है, जनरेट होता है, तो आप इन एडवांस आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे। ये होता है सर्वेलेंस का मतलब। और अगर आप सर्वेलेंस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के मतलब स्ट्रांग है तो अपने आप में ये आपको स्ट्रेटेजिकली एक विन विन सिचुएशन है भारत के लिए कि हाँ, आपका इधर प्रेजेंस है और आप चीजों को मजबूती के साथ देख रहे हैं। अच्छा, अगर हम लोगों ने यहाँ पे चीजें नहीं ठीक की तो ऐसा पास्ट में हम लोग एक बार स्ट्रेटेजिक मिस्टेक कर चुके हैं, आपको मैं वो समझाता हूँ। जैसे ये देखिए, ये एक कोको आइलैंड है, ये म्यांमार के आसपास का एक रीजन है। अब दी देन गवर्नमेंट, उस समय की सरकार के दिमाग में क्या बात आई कि उसने ये जो है वो एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ अंडमान निकोबार है उसको, लेकिन इसने म्यांमार को दे दिया। अब म्यांमार क्या किया, वो उसको चाइना को दे दिया। अब चाइना यहाँ पे बना रहा है, अपना बेस बना चुका है मोस्टली। आप सोचिए कि यहाँ है, यहाँ भारत है, यहाँ पे अंडमान निकोबार है, चाइना पूरे रीजन को कंट्रोल कर रहा है। तो अगर आपने यहाँ पे अपना स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस नहीं दिखाया, अपने आप को स्टेब्लिश नहीं किया, तो आप नहीं करेंगे तो वो करेगा। ग्लोबल पॉलिटिक्स तो ऐसे ही चलता है, ग्लोबल पावर का ऑर्डर ऐसे ही चलता है। तो ऐसे कॉकरोच टाइप के जो लोग हैं, जिनको थोड़ी भी बुद्धि नहीं है कि वो क्या बात कर रहे हैं, नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट भले ही चले गए, उनको समझ में बात नहीं आती है कि वो क्या बोले जा रहे हैं। तो आप इस बात को समझिए। अच्छा, एक और यहाँ पे उसका लॉजिक ये है कि नहीं नहीं नहीं, ये आप ब्लॉक करके कुछ नहीं कर सकते हैं, चाइना अपना ऑल्टरनेट रूट बना चुका है, वो रेलवे लाइंस बना चुका है, पाइप लाइंस बना चुका है, ओवरलैंड ट्रांसपोर्टेशन का रास्ता उसने बना दिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा फंडामेंटल क्वेश्चन एक ये है कि अगर ये चीजें इतनी ज्यादा इनसिग्निफिकेंट होती तो इसका अल्टरनेट चाइना क्यों बनाता? वो इसका अल्टरनेट इसलिए बना रहा है क्योंकि उसको मालूम है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस है,
यहाँ पे थोड़ा बहुत भी डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ तो हमको दिक्कत आ जाएगी, तो चलो कुछ अल्टरनेट बना लेते हैं। डेफिनेटली वो अल्टरनेट पूरा का पूरा इसके मेन जो मतलब मलाका का जो स्ट्रेट है जहां से चाइना का 80% ट्रेड जाता है उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है। और आप समझ करके देखिए जो रेलवे लाइंस और मतलब पाइप लाइंस या फिर आप ओवरलैंड ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, उसका कंपेरिजन आप मैरीटाइम ट्रेड से करके देखिए। क्या मैरीटाइम ट्रेड के जितना इफिशियंट हो सकता है, क्या कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है उतना, या फिर जिस वॉल्यूम में ट्रेड किया जाता है उतना वॉल्यूम में वहां से हम ट्रेड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। वो सब सब्स्टिट्यूट है। वो परमानेंट सॉल्यूशन को या फिर जो मेन रूट है उसको कभी भी ज्यादा रिप्लेस किया ही नहीं जा सकता है। इसको चाइना भी समझता है, लेकिन ये जर्मन कॉकरोच नहीं समझ पा रहा है। वो अलग अलग तरीके का मतलब इसमें लॉजिक दे रहा है। उसको यहां तक मालूम नहीं है कि ये जो बाकी पाइपलाइंस और ओवरलैंड ट्रेड के बारे में बात कर रहा है वो बहुत सारे पॉलिटिकली सेंसिटिव रीजन से होकर के गुजरता है, टफ टेरेन से होकर के गुजरता है, सीजनल चैलेंज है, साल के बहुत सारे समयों में उसका हम यूज नहीं कर सकते हैं। और लॉजिक ये दे रहा है नहीं नहीं नहीं, चाइना तो अपना अल्टरनेट बना ही हुआ है। अरे अल्टरनेट रूट अगर बना ही लिया तो अल्टरनेट रूट यूज क्यों नहीं कर रहा है वो? क्योंकि वहां पे फिजिबिलिटी एक फैक्टर है जो कि चाइना के फेवर में नहीं है। और एक बात समझिए, यहाँ पे ब्लॉकेज का मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग किसी यहां से जाने ही नहीं थे जहाज को। अगर हम लोग यहाँ पे जरूरत पड़ी, चाइना का नस अगर दबाना पड़े, तो हम लोग अगर हल्का भी यहाँ पे प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे तो ये प्रेशर चाइना के मार्केट में रिफ्लेक्ट होगा, थोड़ा भी डिले करने की कोशिश करें तो। और ये क्या होता है, ये रिसेंटली आपने युद्ध में देख लिया। ईरान जैसा साधारण सा देश वर्ल्ड के सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका के साथ बार्गेन कर लिया। बार्गेन क्या कर लिया, उससे अपनी बात मनवा ली। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उसका चेक पॉइंट था। तो आप कंपेयर करके देख लीजिए कि स्ट्रेट ऑफ मलाका हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये तो उसने इन्वायरमेंटल कंसर्न और उसको जितना बात समझ में आता है ग्लोबल स्ट्रेटजी और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, वो अपने लेवल के बेसिस पे और लोगों को बरगलाने के लिए उसने अपनी बातें तो रख दी। एक बहुत मतलब कॉमन सेंस की बात यह है कि हमारा नेशनल सिक्योरिटी अगर इंश्योर रहेगा, हमारा गवर्नमेंट मजबूत रहेगा, हम लोग अगर खतरों से बचे रहेंगे, तभी जाकर के हमारे यहाँ चीजें अच्छे तरीके से हो सकती हैं। अगर हम लोग किसी एक्सटर्नल डेंजर से मतलब प्रभावित होने के लिए प्रोन हैं या फिर हम लोग अपने आप को सेफ्टी महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप देखिए कि फिर क्या होगा, इलीगल एक्सप्लॉइटेशन होगा, स्मगलिंग होगा, अनकंट्रोल्ड इंक्रोचमेंट होगा, अनरेगुलेटेड डिस्ट्रक्शन का काम किया जाएगा। एक स्टेबल गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि हमारा बॉर्डर सिक्योर हो, हम प्रॉपर लॉ, गवर्नेंस, सस्टेनेबिलिटी इसके ऊपर बात कर सके। और ये सब कब होगा? जब भारत की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी। और ये भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए ही ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंडमान निकोबार प्रोजेक्ट। और अल्टीमेटली मतलब जर्मन कॉकरोच को तो ये बात समझ में नहीं आ पाएगी। लेकिन डिबेट का टॉपिक ये नहीं है कि आप टर्टल वर्सेस नेशनलिज्म के ऊपर वीडियो बना दिए और लोग को बरगला रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। नहीं, किसी भी समझदार आदमी के लिए ये डिबेट का टॉपिक ऐसा होना चाहिए कि भारत कैसे अपने स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की चीजों को साथ में रखते हुए, इकोलॉजी को बैलेंस रखते हुए आगे बढ़ सके। ये काम की बात है।